नमस्कार, गुड मॉर्निंग। फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन लेकर हाजिर हैं हम। आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। गुड मॉर्निंग, मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। दिन की शुरुआत करेंगे, देश दुनिया की हर खबर आपको बताएंगे। मौसम में काफी बदलाव हुआ है, वो भी आपको बताएंगे। यानी कोई भी ऐसी खबर नहीं होगी जो आपसे मिस हो जाए और आपके लिए जानना जरूरी है। आपके शहर में बीती रात क्या हुआ, राज्य की हलचल, देश की बड़ी खबरें कौन सी है जिस पर आज नजर रहेगी, ये सब कुछ बताएंगे अगले 1 घंटे में। और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात बदले मौसम के मिजाज की करते हैं, क्योंकि हमारे आसपास भी आप देख पा रहे होंगे कि कैसे मौसम बिल्कुल दिल्ली एनसीआर में बदल चुका है। जी हाँ, कल शाम से ही तेज हवाएं चल रही थी और उसके बाद देर रात बारिश भी हुई। जी हाँ, बारिश होने की वजह से जो ठंड है वो एक बार फिर से आ चुकी है। दिल्ली एनसीआर में हवाओं के साथ बारिश हुई। बारिश से दिल्ली एनसीआर में ठंड बढ़ चुकी है। बारिश के चलते तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई है। पहाड़ों पर भी बर्फबारी हो रही है और मौसम विभाग की तरफ से भी यही अनुमान कल लगाया जा रहा था कि आने वाले दिनों में एक बार फिर से ठंड वापस आ सकती। तो जाती जाती ये ठंड, और ये देखिए 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है, मैदानी इलाकों में बारिश हो रही है, जिसकी वजह से तापमान में थोड़ी गिरावट देखने को जरूर मिली है। लेकिन ये गर्मी के आने से पहले की आखिरी ठंड मानी जा रही है और उसके बाद एक बार फिर से तापमान में इजाफा देखा जाएगा। और अगली खबर आपको बताते हैं, आग का तांडव देखने को मिला है मुंबई के। मुंबई में आपको बता दें, बैंगनवाड़ी इलाके में आग का विकराल रूप देखने को मिला। कई घर और दुकान भी इस आग की चपेट में आ गए। कैसे ही आग लगी और फिर आग पर काबू कैसे पाया गया, सब कुछ दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। मुंबई के गोवंडी इलाके में आग का तांडव देखने को मिला। बैंगनवाड़ी इलाके में अचानक आग लगी और हर तरफ अफरा तफरी मच गई। आग की वजह से 15 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा है। कई दुकानें भी जलकर खाक हो गई हैं। आग गोवंडी इलाके में एक चौल में लगी थी, जो कि फैलती चली गई। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, आग ने विकराल रूप ले लिया। सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का सिलसिला शुरू हुआ। 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। हालांकि घरों में रखा सामान जलकर खाक हो गया। फिलहाल आग कैसे लगी, इसकी वजह साफ नहीं हो सकी है। आगे बढ़ते हुए बात मध्य प्रदेश के सिवनी जिले से करते हैं, जहां पर एक दिल दहलाने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां बताया जा रहा है कि बीजेपी नेता के परिवार ने एक आदिवासी शख्स की तालिबानी सजा देते हुए जमकर पिटाई की है। जी हाँ, मारपीट का ये वीडियो भी वायरल हो रहा है और वीडियो देखने के बाद हर कोई इस बेरहम नेताजी के जो परिवार वाले हैं उस पर गुस्सा है। आखिर मारपीट हुई क्यों उसे पीटा गया, उस शख्स का क्या हाल हुआ और वजह क्या रही, सबके पीछे देखिए इस रिपोर्ट में। चढ़ गई क्या? हमारे सामने कितने लोग मालूम बात हुई, आप बात कर रहे हैं, बात करिए, आप बात करिए, पैसे लगेंगे, फिर उसके बाद उसको बताया जाएगा। क्या बात करो, क्या बे बोलना, बोल की बता दो सच सच, बोलो बताओ सच सच। यार तुम हमको ना परिवार का नहीं समझ रहे हो, तुम भी झूठ बोल रही हो। बोल पूरी, इतना ध्यान रखना। कभी तुम भी झूठ बोल रही हो जब से। अबे बता ना, बता पहले। जल्दी बोल। तो देखा आपने, कई लोग मिलकर एक शख्स को मार रहे हैं। कैंची से कभी उसके नाखून को निकालने की कोशिश हो रही है, तो कभी उसके कान काटने की कोशिश की जा रही है। हैरान परेशान करने वाली तस्वीरें एमपी के सिवनी जिले की हैं, जहां एक आदिवासी युवक की बेरहमी से पिटाई की गई। और चौंकाने वाली बात यह है कि शख्स को पीटने वाले बीजेपी नेता विजय सूर्यवंशी के परिवार के सदस्य हैं। नेता के परिवार ने संतोष काकोड़िया नाम के आदिवासी युवक को जल्लादों की तरह पीटा और युवक की मां के सामने उसे पेंचकस और कैंची से बुरी तरह से अटैक किया।
बीजेपी नेता विजय सूर्यवंशी के परिजनों और उनके नौकरों ने आदिवासी युवक संतोष काकोड़िया को चोरी के आरोप में बंधक बनाकर पहले पीटा और फिर उस पर दबाव बनाकर उसकी जमीन हड़पने की कोशिश की। अबे बता ना। मारना, पीटना, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया सर हमको। और खेती बाड़ी ये सब, उनको खेत चाहिए था हमसे, हमारी ज़मीन चाहिए था। वो ज़मीन के कारण उन्होंने आरोप लगाया और हमारे साथ शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से प्रताड़ित किए। हमारे सामने आदिवासी युवक के साथ बीजेपी नेता के परिवार के 3rd डिग्री टॉर्चर का वीडियो वायरल होते ही पुलिस एक्शन में आई और 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर बीजेपी नेता विजय सूर्यवंशी को गिरफ्तार कर लिया। चलिए बात किसान आंदोलन की कर लेते हैं। उसको लेकर के जो अपडेट है वो आपको बता दें। सरकार और किसान नेताओं के बीच बातचीत हो रही है। सरकार की तरफ से जो प्रस्ताव किसानों को भेजा गया था, जिस पर किसानों को जवाब देना था, उस पर किसानों ने कह दिया है कि हमें ये प्रस्ताव मंजूर नहीं है, लिहाजा जो किसान है वो दिल्ली कूच करेंगे। किसानों ने प्रस्ताव को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि हमें कुछ फसलों पर नहीं बल्कि 23 फसलों पर एमएसपी गारंटी कानून चाहिए। और इसको लेते हुए सरकार के प्रस्ताव को से इनकार करते हुए किसानों ने एक बार फिर से बुधवार से दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया है। इसका मतलब है शंभू बॉर्डर पर एक बार फिर से घमासान देखने को मिल सकता है। पंजाब किसान संगठन और सरकार के बीच हुई चौथे दौर की बैठक आखिरकार बेनतीजा निकली। एमएसपी पर सरकार ने किसानों को जो प्रस्ताव दिया था, पंजाब किसान मोर्चा ने उसे खारिज कर दिया। किसान मोर्चा के नेताओं ने कहा है कि उन्हें कुछ फसलों पर नहीं बल्कि सभी फसलों पर एमएसपी गारंटी कानून चाहिए। सभी तथ्यों के हिसाब से हम दोनों फोरमों ने आज बैठकर चर्चा करने के बाद ये फैसला लिया है कि ये जो प्रपोजल आई है, ये प्रपोजल किसानों के पक्ष की नहीं है, किसानों के हित की नहीं है और इसके अनुसार हम इस प्रपोजल को रद्द करते हैं। सरकार ने पंजाब किसान संगठन को रविवार को हुई बैठक में सभी दाल, कपास, मक्का समेत 4 फसलों पर एमएसपी गारंटी के तहत खरीदारी का प्रस्ताव दिया था, जिसे किसानों ने इनकार कर दिया। किसानों की मांग है कि 4 नहीं 23 फसलों पर एमएसपी गारंटी कानून बने, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू हों, खेतीहर मजदूरों को पेंशन सुविधा मिले, बिजली दरों में कोई बढ़ोतरी न की जाए, कर्ज माफी, किसानों पर लगे केस वापस हों, भूमि अधिग्रहण नियम और मृतक किसानों को मुआवजा। इन मांगों के पूरा न होने पर किसानों ने अपना आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया है और ऐसे में पंजाब किसान संगठन ने 21 फरवरी यानी कल फिर से दिल्ली कूच का ऐलान किया है, जिसे देखते हुए शंभू बॉर्डर पर चौकसी बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही हरियाणा के 7 जिलों में इंटरनेट पर भी पाबंदी बढ़ाई गई है ताकि किसी तरह की अफवाहों को फैलने से रोका जा सके। तो किसानों ने सरकार की मांग को तो खारिज कर दिया दीपिका, लेकिन किसानों के इस आंदोलन से सबसे ज्यादा जो मुश्किलें होती हैं वो आम लोगों के लिए होती हैं। बसें नहीं चल रही हैं उस तरीके से जैसे पहले चला करती थी, आम लोगों को खासी दिक्कतें हो रही हैं। इतनी ट्रैफिक की समस्या वहां पर हो जाती है, रास्ते बंद हो जाते हैं इसी आंदोलन के चलते। और सबसे बड़ी मुसीबत तो ये कि जो होटल्स और ढाबे हैं वहां तक ग्राहक भी नहीं पहुंच पाते, जिससे लोगों की कमाई पर बहुत बुरा असर पड़ता है। एमएसपी सहित कई मांगों को लेकर पिछले कई दिनों से किसान और उससे जुड़े संगठन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कई जगहों पर किसान ट्रैक्टर के साथ डेरा डाले हुए हैं, जिसके चलते कई अहम रास्ते बंद हैं और आम लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हमें चंडीगढ़ जाना है सर। क्या दिक्कत हो रही है आपको? दिक्कत सर ये है, यहाँ पे आए हैं फैमिली लेके कोई बस नहीं है 3-4 दिन से, रास्ता सारा बंद है, गाड़ियाँ भी घुमा के जा रही है, एक दिन आगे वापसी गया फिर दोबारा आए, आज भी व्यवस्था कुछ नहीं जाने के लिए। तो क्या मालूम चला आपको यहाँ पे? सर जी किसान आंदोलन की बात कर रहे हैं, हम भी यूपी के रहने वाले हैं, किसान हैं, हम भी किसान परिवार से फैमिली से हैं और ऐसी कोई बात नहीं है। किसान आंदोलन है तो सर रास्ता बंद करने से तो किसान आंदोलन का हल निकलेगा नहीं और ऐसे करना भी नहीं चाहिए जैसे ये लोग कर रहे हैं, तलवारें लहरा रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं, ऐसे काम नहीं करना चाहिए। और किसान के लिए है तो किसान के लिए तो बढ़िया बात है, सपोर्ट करेंगे, ऐसे काम नहीं करना चाहिए सर इन लोगों को। पंजाब हरियाणा के बीच बस सेवा बुरी तरह प्रभावित हुई है। बस अड्डे खाली पड़े हैं और जो लोग बस के जरिए दूसरे शहरों या राज्यों का सफर करना चाहते हैं उन्हें मायूसी हाथ लग रही है, क्योंकि प्रदर्शन की वजह से बसें आ नहीं रही और लोग इंतजार कर घरों को लौट जा रहे हैं।
सारी बस आती है, कोई नहीं आ रहा, कोई बॉर्डर पर तो उल्टी चली जाए, कोई नहीं आती। क्या कारण है जो बसें नहीं आ रही लगा आपको? वो पुलिस ने बंद कर रखा है, उड़क किसाना ने बंद कर रखा है भाई, शंभू बॉर्डर पे। और क्या है, अच्छा, इसी वजह से बसों की संख्या कम है। हाँ, आती है नहीं, बस है कभी खाली पड़े रहे, सवारी भी नहीं आती, डर रही है भाई सवारी भी। हरियाणा रोडवेज की तरफ से दिल्ली की सर्विस को चलाया जा रहा है, लेकिन ये बसें पंजाब की राजपुरा से ही लौट रही हैं, आगे नहीं जा रही, क्योंकि शंभू बॉर्डर पर धरना प्रदर्शन चल रहा है और आगे रास्ता बंद है। वहीं सरकार के साथ किसानों की बातचीत बेनतीजा रही। अब किसान 21 तारीख को दिल्ली का रुख करने की कोशिश करेंगे। ऐसे में आम लोगों और कारोबारियों को आने वाले दिनों में फिलहाल राहत मिलती नहीं दिखाई दे रही। और अगली अहम खबर जम्मू से आपको बता दें, जहां पर मौलाना आजाद स्टेडियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, जिसको लेकर के सुरक्षा लिहाज से भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चप्पा चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए हैं। तो दिन भर वो तस्वीर आपको आगे दिखाएंगे। हर आने जाने वाले की चेकिंग की जा रही है। जम्मू के अपने इस दौरे में प्रधानमंत्री मोदी जम्मू कश्मीर समेत देश के कई हिस्सों को 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की सौगात देने वाले हैं। जम्मू को एम्स और IIM जैसे संस्थान आज प्रधानमंत्री मोदी देंगे। इसके अलावा पीएम अपने इस दौरे में घाटी में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन का लोकार्पण करेंगे। रिपोर्ट देखिए। पीएम मोदी आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो जम्मू में 30,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं की आधारशिला और उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री जम्मू और कश्मीर में 15,000 करोड़ रुपए की लागत से बनी बनिहाल रामबन रेलवे लाइन का उद्घाटन करेंगे। हम इस वक्त रामबन के संगलदान में हैं और ये रेलवे स्टेशन जो है इसका निर्माण जो है मुकम्मल हुआ है। संगलदान से बानीहाल तक 48 किलोमीटर की ये रेलवे लाइन, इसका निर्माण जो है 2022 से शुरू हुआ था और कम समय के अंदर नार्दर्न रेलवे ने इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया। बेस स्टेशन वाले 48 किलोमीटर लंबे इस रेल मार्ग के शुरू होने से स्थानीय लोगों को काफी सुविधा होगी। जो सौलाकोट एरिया था वो पीछे वाला जो एरिया था वो कनेक्टेड हो गया। अभी सौलाकोट का रोड भी कनेक्ट हुआ, स्टेशन टू स्टेशन कनेक्ट हुए, तो ये एरिया बहुत पीछे था, मतलब कनेक्टिविटी बहुत कम थी, इसलिए अब ये पूरा कनेक्ट हो गया इसी प्रोजेक्ट के साथ। अभी बारामूला बनिहाल सेक्शन पर डीजल से चलने वाली ट्रेनें चलती हैं और नई लाइन चालू होने के साथ यात्री अब बारामूला से संगलदान तक ट्रेन से यात्रा कर सकेंगे। हमारे लोगों के भी जो है काफ़ी सारी खुशियां हैं, क्योंकि काफ़ी सारे इंतज़ार के बाद जो है आज स्टेशन कंप्लीट है, कहीं ना कहीं ट्रेन चालू होने वाली है। यहाँ से सर्विस जब कंटिन्यू हो जाएगी तो हमारे लोगों के लिए काफ़ी जो मुश्किलातें थी वो हल हो जाएंगी, क्योंकि अगर उनको ट्रेन में जो है कम से कम 1 या 1.5 घंटा या 2 घंटे श्रीनगर तक लगेंगे, तो अगर हम बाई रोड बोलेंगे, अगर गाड़ी में जाना होगा तो कम से कम 1 दिन जो है उनका लग जाता है। इसके अलावा पीएम गांदरबल और कुपवाड़ा में कश्मीरी पंडितों के लिए बनाए गए फ्लैटों का उद्घाटन भी करेंगे। अनंतनाग, कुलगाम, शोपियां और पुलवामा में 9 जगहों पर कश्मीरी प्रवासियों के लिए 2,816 फ्लैट बनाए गए हैं। पीएम मोदी के दौरे से पहले जम्मू कश्मीर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। प्रशासन की तरफ से ड्रोन उड़ाने पर रोक लगा दी गई है। प्रधानमंत्री जम्मू हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन की आधारशिला रखेंगे। नया टर्मिनल भवन भीड़भाड़ के दौरान लगभग 2,000 यात्रियों को सेवा प्रदान करने वाली आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। पीएम जम्मू में कॉमन यूजर फैसिलिटी पेट्रोलियम डेपो की आधारशिला रखेंगे। इसके अलावा पीएम जम्मू से एम्स की सौगात भी देंगे। प्रधानमंत्री ने फरवरी 2019 में इसकी आधारशिला रखी थी। जम्मू के MS स्टेडियम में पीएम मोदी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह आज राजस्थान के दौरे पर रहने वाले हैं। काफी व्यस्त का कार्यक्रम रहेगा। इस दौरान लोकसभा चुनाव को लेकर प्रचार का संकनाद गृह मंत्री करेंगे। हर क्लस्टर में 3 लोकसभा है। गृह मंत्री अमित शाह दौरे के दौरान 9 लोकसभा सीटों को कवर करेंगे। बीकानेर क्लस्टर में बीकानेर, गंगानगर और चूरू लोकसभा आते हैं। उदयपुर क्लस्टर में चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर और उदयपुर लोकसभा। जयपुर क्लस्टर की अगर बात करें तो इसमें दौसा, जयपुर और जयपुर ग्रामीण लोकसभा आते हैं।
साथ ही कार्यकर्ताओं को चुनावी मंत्र भी देंगे गृह मंत्री। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बीकानेर, उदयपुर और जयपुर में लोकसभा चुनाव को लेकर संगठन के पदाधिकारियों के साथ बैठक भी करने वाले हैं। उदयपुर में चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर और उदयपुर लोकसभा में आज चुनावी शंखनाद गृह मंत्री करेंगे। और चलिए अब बात कर लेते हैं अखिलेश यादव की। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस पार्टी को 17 का ऑफर दिया है। समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता है राजेंद्र चौधरी ने कहा कि हमने कांग्रेस को 17 सीट ऑफर की है, लेकिन अभी तक उनका कोई भी जवाब नहीं आया। इससे पहले हमने देखा था कि समाजवादी पार्टी की तरफ से 11 सीट ऑफर की गई थी, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर के लगातार मामला फंसता हुआ जा रहा था और अब समाजवादी पार्टी की तरफ से 17 सीटों का ऑफर कांग्रेस को दिया गया। अगर कांग्रेस इस प्रस्ताव को मान लेती है तभी रायबरेली में राहुल की यात्रा में अखिलेश यादव शामिल होंगे। अखिलेश यादव पहले ही साफ कर चुके हैं कि सीट शेयरिंग फाइनल होने के बाद ही समाजवादी पार्टी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होगी। तो देखना होगा कि क्या समाजवादी पार्टी के इस ऑफर को कांग्रेस मानती है। और चलिए बात अगली खबर की करते हैं। चंडीगढ़ मेयर मामले में आज फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। दरअसल कोर्ट ने कल भी मामले में सुनवाई की थी और आज कोर्ट ने बैलेट पेपर और चुनाव प्रक्रिया की वीडियो भी मंगवाई है। और आज सब कुछ देखने के बाद कोर्ट की तरफ से कोई भी फैसला आ सकता है। देखिए चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की ओर से दायर की गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर से सुनवाई होगी। कोर्ट के आदेश पर वोटिंग के दौरान का पूरा वीडियो और बैलेट पेपर को भारी सुरक्षा के बीच आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को भी इस मामले की सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि चुनाव अधिकारी ने माना है कि उन्होंने बैलेट पेपर से छेड़छाड़ की थी, लिहाजा अधिकारी के खिलाफ केस चलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट बैलेट पेपर की खुद जांच करेगा। कोर्ट ने कहा कि इस चुनाव में हॉर्स ट्रेडिंग यानी पार्षदों का दल बदल चिंता का विषय है। कोर्ट आज बैलेट पेपर और वीडियो देखने के बाद ही आदेश देगा। चुनाव के दौरान रिटर्निंग ऑफिसर रहे अनिल मसीह आज भी कोर्ट में उपस्थित रहे। वोट शामिल हैं। चंडीगढ़ नगर निगम में कुल 35 पार्षद हैं। वहीं रविवार को सुनवाई से पहले मेयर मनोज सोनकर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। और बात लोकसभा चुनाव की कर लेते हैं, जिसको लेकर के इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो तैयारियां हैं वो काफी तेज कर दी है। बड़ी खबर आपको बताते हैं, इस सिलसिले में चुनाव आयोग ने राज्यों का दौरा भी शुरू कर दिया है। लोकसभा चुनाव को लेकर इलेक्शन कमीशन की तैयारियां तेज। बिहार दौरे पर अभी चुनाव आयोग की टीम पटना पहुंची है। तो 2 दिनों तक पटना में ईसी की मैराथन बैठक होने वाली है। इलेक्शन कमीशन की बैठक होने वाली है। सियासी पार्टियों के नेताओं के साथ इलेक्शन कमीशन बैठक करेगी। अधिकारियों के साथ चुनावी तैयारियों का जायजा भी लेंगी। तो लोकसभा चुनाव को देखते हुए तैयारियां तेज हो गई हैं। अलग अलग जगहों पर इलेक्शन कमीशन की टीम दौरा कर रही है। तो 2 दिन तक पटना में ईसी की मैराथन बैठक होगी। सियासी पार्टियों के नेताओं के साथ ईसी ये बैठक करने वाली है। और चलिए आगे बढ़ते हैं, राजस्थान की बात करते हैं। बताया जा रहा है कि राजस्थान के अलवर में खुलेआम एक बीफ मंडी चलाई जा रही है, जिसका खुलासा होते ही हड़कंप मच गया, जिसको लेकर के 4 जिलों की पुलिस भी अब एक्टिव हो चुकी है। इस पूरे मामले में एक्शन लिया जा रहा है, कार्रवाई तेज कर दी गई है। राजस्थान में खुलेआम बीफ मंडी सुनकर देखकर हैरानी होगी, लेकिन ये हकीकत है। तस्वीरें इसकी गवाही दे रही हैं। पहले इस एक्शन को देखिए। भारी पुलिस बल तैनात है, बुलडोजर तैयार है, हंगामा हो रहा है। इसी बीच तस्वीरों में आपको गोवंश नजर आ रहे होंगे। पुलिस ने इन गोवंशों को रेस्क्यू किया है। राजस्थान के अलवर जिले के पास बीहड़ों में खुलेआम बीफ मंडी चल रही है। मामला सामने आते ही हड़कंप मच गया। खुलेआम गोकशी के सबूत मिलने पर आईजी ने कार्रवाई की। इस इलाके में गायों को बीफ के लिए मौत के घाट उतारने की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद इस कार्रवाई में पुलिस ने 2 गोवंश को बचाया। मंडी का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें चादर पर गाय का मांस सजाए बैठे बेचने वाले और खरीदार देखे गए थे। जिसके बाद पुलिस एक्शन में आई तो सामने आया कि मंडी अलवर से 60 किलोमीटर दूर पहाड़ों में लगाई जा रही थी। चादर पर गोमांस बेचने और खरीदने के वीडियोस वायरल हुए थे। गोमांस के लिए कोड वर्ड सफेदा और सब्जी कोड वर्ड बनाए। व्हाट्सएप के जरिए नेटवर्क बनाकर मंडी की जानकारी फैलाई। मंडी में बिना नंबर वाली मोटरसाइकिल को ही सिर्फ एंट्री थी। मंडी में किसी भी अनजान व्यक्ति और गाड़ी की एंट्री पर रोक थी। मामला सामने आते ही जयपुर रेंज के आईजी ने किशनगढ़ बास थाने के एसएचओ समेत 38 पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर किया और फिर बुलडोजर एक्शन लिया गया। बहुत तरीके से दबिश भी दी जा रही है, मुलजिमान को गिरफ्तार भी किया गया है
और यहाँ मौके पर आने पर मैंने देखा कि सरकारी जमीन पर बहुत बड़ी तादाद में खेती की जा रही है मुलजिमान द्वारा। बिजली विभाग द्वारा, आश्चर्यजनक बात है कि बिजली विभाग द्वारा कनेक्शंस दिए गए हैं, बोरिंग हुई है। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन की भी संलिप्तता है और निश्चित रूप से मैं आपको विश्वास देता हूं कि आने वाले समय में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति ना हो, उसके लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे। जो भी अधिकारी इसमें दोषी पाया गया, चाहे वो पुलिस का हो, चाहे प्रशासन का हो, चाहे बिजली विभाग का हो, उन पे भी त्वरित कार्रवाई की जाएगी, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और एक चौकी यहाँ बनी हुई थी, वो किन्हीं कारणों से बंद है। अभी डिप्टी साहब मेरे साथ मौके पे हैं, मैंने उनको कहा है कि आप तुरंत प्रभाव से उस चौकी को शुरू करवाएं और उसमें कोई योग्य अधिकारी लगाएं और आवश्यकता पड़ी तो यहाँ पर और पुलिस फोर्स लगाई जाएगी। और बुलडोजर कार्रवाई कर पुलिस अवैध झुग्गी झोपड़ियों को हटा रही है, इलाका खाली करा रही है। अलवर, किशनगढ़, खैरतल और भिवाड़ी चारों जिलों की पुलिस दोषियों की धरपकड़ में जुटी है। अब तक 30 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा चुकी है। 22 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। साथ ही पुलिस ड्रोन, डॉग स्क्वाड और एफएसएल टीम की मदद से सर्च अभियान चला रही है। और कुछ दिन पहले हमने देखा था कि बीजेपी के तमाम नेता, जो कैबिनेट नेता हैं, वो सभी रामलला के दर्शन करने गए थे। आज उत्तराखंड की धामी सरकार के लोग भी रामलला के दर्शन करने के लिए अयोध्या पहुंचे थे। और सीएम धामी समेत कैबिनेट के तमाम मंत्रियों का स्वागत महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर किया जाएगा, जिसको लेकर के यूपी बीजेपी ने जबरदस्त तैयारियां भी कर रखी हैं। तो रामलला के दर्शन आज करने वाले हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी और उनके साथ ही उनके तमाम मंत्रिमंडल के मंत्री, और ऐसे में उनके स्वागत के लिए अयोध्या में तैयारी पूरी कर ली गई है। कुछ और बड़ी खबरें आगे हम आपको दिखाएंगे, लेकिन हाईकोर्ट की इजाजत के बाद आज संदेश खाली जाएंगे। एनसीडब्ल्यू अध्यक्ष रेखा शर्मा की बंगाल डीजीपी से मुलाकात भी आज होने वाली है। संदेश खाली का महिला आयोग ने कल दौरा किया था, महिलाओं से बात की थी, जिसके बाद जो महिलाओं ने गंभीर आरोप लगाए हैं उस पर बातचीत की गई थी। रेखा शर्मा ने बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग भी इस मुलाकात के बाद की है। पश्चिम बंगाल में संदेश खाली हिंसा को लेकर सियासी गहमागहमी जारी है। महिलाओं के साथ उत्पीड़न की जानकारी मिली थी। शाहजहां शेख के करीबी ने ये उत्पीड़न महिलाओं का किया था अपने दफ्तर में बुलाकर, जिसको लेकर के कई महिलाओं ने ये गंभीर आरोप लगाए थे। उसके बाद अब जांच इसमें तेज हो गई है। स्पेसिफिक ऑर्डर मुझे मिला, मैं कल सुबह 9 बजे कलकत्ता से निकलकर 11 बजे के अंदर पहुंच जाऊंगा और जो विक्टिम फैमिली है उसका साथ मुलाकात करना, खास करके बीजेपी कार्यकर्ता अरेस्ट हुआ है उसका फैमिली मेंबर का साथ मुलाकात करना मेरा फर्ज बनता है। वो एरिया में बहुत सारा भाजपा कार्यकर्ता है और बंगाल का मेन ऑपोजिशन के नाते हम लोग का फर्ज बनता है बेसहारा जो जनता है, खास करके हमारी जो मातृशक्ति है, देवी शक्ति है, लेडीज लोग है, उनका साथ देना हम लोग का ये ड्यूटी है। इतना बुरा हाल है कि महिलाएं मुझे छोड़ नहीं रही हैं, वो मुझे पकड़ कर रो रही हैं। कई लोग कह नहीं पा रहे हैं, बच्चियों को घर से भेज दिया है, जवान बच्चियों को यहाँ से भेजा गया है क्योंकि पता नहीं उनके साथ क्या हो जाए। यहाँ बहुत बुरी हालत है। मुझे नहीं लगता कि राष्ट्रपति शासन के बिना कुछ हो पाएगा। कानपुर के काशीराम हॉस्पिटल में अफरा तफरी मची है, हर तरफ हड़कंप है। मामला बच्चों से जुड़ा है, जिनकी हालत बिगड़ने के बाद उन्हें एम्बुलेंस के जरिए हॉस्पिटल पहुंचाया जा रहा है। जिन बच्चों को अस्पताल लाया गया है वो महाराजपुर थाना क्षेत्र में स्थित शंकरानंद इंटर कॉलेज में पढ़ते हैं, जिन्हें दोपहर में खाने में आलू की सब्जी और चावल दिया गया, जिसे खाने के बाद ज्यादातर बच्चों की हालत बिगड़ने लगी। स्कूल ने लापरवाही बरती कि उन्हें घर जाने दिया। घर पर तबीयत और बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। अभी सीएमओ साहब ने भी बात की है उन बच्चों से, उनके द्वारा बताया गया कि एमडीएम खाने के बाद वहाँ जो डिग्री कॉलेज है वहाँ पे उनके द्वारा कोई फल खाया गया है। बाकी अभी विस्तृत जांच की जाएगी इस प्रकरण की, और जो भी होगा अगर कोई ऐसी घटना है तो कुछ कार्रवाई भी की जाएगी। करीब 12 बच्चों की खाने के बाद तबीयत बिगड़ी, जिनमें 5 बच्चों की हालत गंभीर होने के बाद उन्हें हैलेट हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया।
फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है और अगर स्कूल की लापरवाही सामने आती है तो उसे कार्रवाई से गुजरना पड़ेगा।